तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर। और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है बेसिकली डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, कुछ लोग इसको डिविडेंड पॉलिसीज भी बोलते हैं, डिविडेंड पॉलिसीज, राइट। सो आप किसी भी नाम से जाने, डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसीज बोथ हैव द सेम थिंग। तो एक्चुअल में इसमें है क्या, पहले सबसे आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता दूं, और बेसिक बताने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करेंगे, राइट। सो देखो होता क्या है, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई भी नया काम शुरू करती है तो उसको फंड्स की जरूरत होती है। और वो जो फंड्स की जरूरत होती है वो फंड्स डिफरेंट सोर्सेज से लेके आती है। वो कहाँ से पैसा लेके आ सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, डिबेंचर से, लोन लेकर, अदर किसी और सोर्स से। अब इन सभी के सभी सोर्सेज में आपको मालूम होगा, आपको याद होगा, हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड फिक्स होता है, हमारे डेब्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स होता है, हमारे कोई भी पर्सन लोन देता है चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो तो उसका जो रेट है वो भी पहले से ही फिक्स होता है। बट ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब एक्चुअल में जो शेयर होल्डर हैं वो जो हमारे कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट पर वो कितना रिटर्न हर साल अर्न करेंगे ये कभी भी फिक्स नहीं होता, राइट। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर हमारी कंपनी के ऑनर हैं, और ऑनर जो है वो सारा का सारा जो बच जाएगा वो अपने पास रखेगा, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बचेगा वो सब कुछ हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही माना जाएगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप सबने सुना होगा, राइट। अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लेके आओ। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है कि लेट अस से इन सभी जगह से पैसे मिलाकर 100 करोड़ रुपीस कंपनी के पास आया। कंपनी ने आगे इस पैसे को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके हमारी कंपनी ने इसमें से कुछ प्रॉफिट अर्न किया, राइट। और प्रॉफिट का अमाउंट इन सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हिस्सा जिसका है उस हिस्से को हमने जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के हिस्से के अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो प्रेफरेंस डिविडेंड मिलना चाहिए था वो दे दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, जो भी है वो पे कर दिया। तो बाकी जो बच जाता है आपको याद होगा, उसको हम बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बच जाता है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब जो ये अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, ये 100% अमाउंट हमारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, राइट। देखिए ऑप्शन नंबर वन में लेट अस से कि हमारी कंपनी के पास अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10 करोड़ रुपीस का है, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि हमारी कंपनी डिविडेंड के फॉर्मेट में सारा का सारा पैसा डिविडेंड के फॉर्मेट में हमारे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो अगर सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो बाकी जो हिस्सा बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स। आप कहोगे सर कुछ भी नहीं बच रहा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी पैसा हमारी कंपनी के पास बच नहीं रहा, क्योंकि जितना पैसा हमारी कंपनी की अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है वो सारा का सारा डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, राइट। अब इससे हमारा शेयर होल्डर जो है वो खुश तो होगा। खुश क्या होगा कि जितना भी प्रॉफिट कमाया कंपनी ने वो सारा का सारा डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी होंगे जो कि इस कंपनी से खुश नहीं होंगे। इनफैक्ट मैं एक ऐसा शेयर होल्डर होऊंगा, अगर मैं इस कंपनी में होऊंगा तो मैं कहूँगा दिस इज नॉट ए गुड कंपनी। वाई नॉट ए गुड कंपनी? बिकॉज दिस कंपनी डज नॉट हैज एनी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर इस कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया था उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास बचा कर रखा होता तो उस पैसे को रिटेन अर्निंग कहते हैं, और उस पैसे को हमारी कंपनी और आगे इन्वेस्ट करती, और जब वो कंपनी और आगे इन्वेस्ट करती तो उस पैसे पर कंपनी और प्रॉफिट कमाती। तो आने वाले समय में ये जो प्रॉफिट होता वो 10 करोड़ नहीं होता बल्कि 10 करोड़ से ज़्यादा होता।
एट प्रेजेंट हमारी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और 10 करोड़ रुपए कमाया है, मतलब 10% हमारी कंपनी की रिटर्न है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी और पैसा इन्वेस्ट करेगी तो उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पहले के मुकाबले में बढ़ सकती है। और यहाँ पर हमारी कंपनी ने कोई भी पैसा रिटेन अर्निंग के फॉर्मेट में अपने पास नहीं रखा, सारा का सारा अमाउंट जो है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। राइट, सो दैट इज गुड, नॉट गुड वन, दैट इज नॉट अ गुड वन। राइट, अब दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कंपनी ऐसा हो सकता है कि कंपनी ऑप्शन नंबर 2 ऑप्ट करे, और ये ऑप्शन नंबर 2 का मतलब ये हुआ कि 10 करोड़ रुपया कंपनी में अर्न किया, आधा पैसा कंपनी ने अपने डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर को, और आधा पैसा जो है कंपनी ने अपने रिटेन अर्निंग रख दी, और ये पैसा हमारी कंपनी ने फर्दर इन्वेस्ट किया, और फर्दर इन्वेस्ट करने के बाद हमारी कंपनी जो है इन्वेस्ट कर रही है और इस पर भी रिटर्न कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, और ये जो प्रॉफिट है ये फ्यूचर में हमारी कंपनी के प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है, इससे हमारे शेयर होल्डर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो वेल्थ भी इंक्रीज होगी। राइट, सो दूसरा ऑप्शन ये भी है। राइट, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। आप सोच रहे हैं सर ऑप्शन 1 से बेटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 3 ये भी तो हो सकता है कि 10 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट कमाया है और 10 का 10 करोड़ रुपए और हमारे शेयर होल्डर को जो है कोई भी पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और सारा का सारा पैसा जो है रिटेन अर्निंग के फॉर्मेट में रख लिया गया, और जो ये रिटेन अर्निंग के फॉर्मेट में अमाउंट रखा जाएगा वो क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट, उस पर जो है रिटर्न आएगी, और जो रिटर्न है वो हमारे प्रॉफिट को और इंक्रीज करेगी। तो अब हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ज़्यादा बेटर है, पर ऑप्शन नंबर 3 वाली कंपनी में भी मैं पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। क्यों नहीं चाहूँगा? एज एन इन्वेस्टर व्हाट आई विल थिंक कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी प्रॉफिट दिखा तो रही है बट कैश के फॉर्मेट में शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं दे रही। तो ऐसा तो नहीं कि इसकी अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंट्स में ही है, सिर्फ दिखाने के लिए है, कैश के फॉर्मेट में नहीं है, तो शेयर होल्डर्स को हमेशा हमेशा एक डाउट आने लगेगा। नंबर 1, इसके साथ साथ हर शेयर होल्डर की कंपनी से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि पिछली साल कंपनी ने इतना का डिविडेंड दिया था, इस साल हमारी कंपनी जो है वो अब कितना डिविडेंड देगी, और अगर शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो वो कंपनी के शेयर्स को बेचना भी शुरू कर सकता है, इनफैक्ट कर देता है। राइट, जैसे कि आपको मालूम है कि शेयर मार्केट के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पैक्ट करती है। किस चीज़ को इम्पैक्ट करती है? मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट में डीमोनेटाइजेशन हुआ, शेयर मार्केट डाउन, कोरोना आया, शेयर मार्केट डाउन। राइट, इसके अलावा मोदी जी ने जो है एक नई स्ट्रैटेजीज, नए बिल पास किए, मार्केट अप, बजट बहुत अच्छा आया, मार्केट अप। तो हर एक इंफॉर्मेशन का, हर एक यू कैन से इकोनॉमिक इंडिकेटर का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पे पड़ता है। इंटरेस्ट रेट हमारी आरबीआई जो है लगातार कम करती जा रही है, इससे बैंकिंग सेक्टर मजबूत होता है और बैंकिंग सेक्टर जो है धीरे धीरे अप जाता है। तो हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी कंपनी के मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट करती है। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के मार्केट प्राइस पर इम्पैक्ट करती है, तो ये जो डिविडेंड डिसीजन का जो स्ट्रैटेजीज हैं ये भी हमारी मार्केट प्राइस पर एक्चुअल में, रियलिटी में इम्पैक्ट करती हैं। राइट, इसलिए किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी, किसी भी कंपनी की पॉलिसी डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज बहुत ध्यान से सोच समझ कर ये एनालाइज करती है, ये फाइंड करती है कि हमारी कंपनी कितना अमाउंट डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट करेगी। राइट, अब इसी पर्पस के लिए यही हमारा ये चैप्टर है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन, जिसमें कि कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड के फॉर्मेट में हमारे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी कि पे कर दिया जाए, और कितना हिस्सा कंपनी अपने पास रखे और उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के फॉर्मेट में यूटिलाइज किया जाए। राइट,
So this is what the chapter actually is, that how much amount of dividend out of the profit should be distributed to the shareholder and how much we have to retain it for the company for future growth prospects. I think clear, right? अब इससे रिलेटेड हमें जो करना है वो करना है बेसिकली some theories regarding dividend. We have to do some theories regarding dividend, right? और theories regarding dividend से हमारा मतलब ये है that we have basically 3 kinds of the theories, right? Not 3, you can say 2 तरह की theories हैं मार्केट में जो कि हमें करनी है. One is dividend distribution. One type of the theory says dividend distribution will impact market prices of shares and hence wealth of the shareholders, right? और सेकेंड टाइप की जो थ्योरीज है वो हमें करना है दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट impact market value of shares. So there are second types of the theories. Second type of thought we have. One thought is कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने से हमारे कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और इस थ्योरी को सपोर्ट करती है हमारे पास एक थ्योरी है दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे इटसेल्फ, दैट इज वॉल्टर अप्रोच, राइट? And second we have that is Gordon मॉडल, ठीक है? और यहाँ पर वो स्कूल ऑफ थॉट जो कि कहता है कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारे शेयर के मार्केट प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस चीज़ को ये प्रूव भी करता है, एंड दैट इज बेसिकली MM अप्रोच. आपको याद होगा एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आपने MM अप्रोच की थी, तो यहाँ पर भी MM अप्रोच है जो कि ये कहता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारी कंपनी के शेयर प्राइस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, राइट? सो दिस इज बेसिकली वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर नंबर 1. आफ्टर दैट वी हैव टू डू सम बेसिक क्वेश्चन दैट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से बाकी क्या बचेगा और उसका मार्केट प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा, तो वो भी है. तो सबसे पहले हमें बेसिकली कुछ थ्योरीज के बारे में बात करनी है जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक भी है, राइट? So let us start with the very first topic, that is Volter approach. Right? अभी Volter approach क्या है, right? ये सीखते हैं, बट Volter approach सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन बतानी होगी, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशन हालांकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, स्टिल वी हैव टू टॉक अबाउट दिस. स्टेटमेंट ऑफ इनकम, एज यू नो, पहले सेल से स्टार्ट करते हैं. इसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, बाकी जो बचता है दैट इज कंट्रीब्यूशन. इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड EBIT, है ना? और इस EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेट या अमाउंट ऑफ लोन जो कि कंपनी ने लिया हुआ है, राइट? लोन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो माइनस करके बच जाएगा दैट इज EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक ही बात है. मतलब अभी हमने टैक्सेस माइनस नहीं किए. इसके बाद इसमें से हम टैक्सेस माइनस करते हैं जिस रेट से भी टैक्स होगा. अगर ये 40% है तो इस वाले प्रॉफिट का 40% जो है वो टैक्स माइनस कर दिया जाएगा, तो बाकी बचेगा EAT यानी कि PAT, EAT और PAT, राइट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. अभी हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड माइनस नहीं किया, तो माइनस किया जाएगा इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड.
और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड भी माइनस कर दीजिएगा। तो अब आपके पास जो बचेगा दैट इज बेसिकली अर्निंग्स फॉर इक्विटी। ये वही अर्निंग्स फॉर इक्विटी है जो कि हम अब आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अर्निंग्स फॉर, सो नॉट डिवाइड, इट्स माइनस, है ना, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। अब ये अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को लेफ्ट में कर रहा हूँ, आप नहीं कर पाएंगे। सेम स्टेटमेंट है, थोड़ा सा लेफ्ट में किया है, नथिंग एल्स, राइट। अब देखो ये जितना भी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बच गया ना, इस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से, नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से। और अगर ऐसा कर देते हैं तो इसके बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड ईपीएस। ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर, राइट। अब अर्निंग पर शेयर निकाल दी हमने। इस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से हम लोग जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो जितना भी कंपनी की पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी का डिविडेंड पे किया जाएगा वो भी यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा। तो बाकी जो बचेगा ना दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। बाकी का बचेगा रिटेन अर्निंग, रिटेंशन, रिटेन अर्निंग बोलते हैं इसको, रिटेंशन बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड है, जितना भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको भी अगर हम नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, राइट, तो इसको हम बोलते हैं डीपीएस। डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर। पहले ईपीएस था, वो था अर्निंग पर शेयर, अब है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। और रिटेन अर्निंग को भी हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से, राइट। और जब हम ऐसा कर लेते हैं, बेसिकली इन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए मुझे आपको बेसिकली पूरी स्टेटमेंट बनानी पड़ रही है। इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। तो हमने बेसिकली ईपीएस निकाला, डीपीएस निकाला, रिटेन अर्निंग पर शेयर निकाला। और अगर आप ईपीएस और डीपीएस को प्लस कर देंगे ना, या ईपीएस, सॉरी, ईपीएस में से डीपीएस माइनस कर देंगे, प्लस नहीं, अगर आप इस ईपीएस में से इस डीपीएस को माइनस कर देंगे तो भी आपके पास ये रिटेन अर्निंग पर शेयर ही आ जाएगा। इस बात को हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं दैट ईपीएस माइनस डीपीएस इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग पर शेयर, राइट। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आप डीपीएस प्लस रिटेन अर्निंग पर शेयर कर देंगे तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, दैट इज ईपीएस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मुझे आपको सिखानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले। एक हमारे पास होता है दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशो, राइट। मैं डिविडेंड से रिलेटेड 3 रेशो आपको बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर मुझे सिर्फ डिविडेंड पे आउट रेशो की रिक्वायरमेंट है। तो डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब होता है बेसिकली डिविडेंड, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, अर्निंग्स फॉर इक्विटी, यानी कि अर्निंग्स फॉर इक्विटी इनटू 100, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है दैट हाउ मच amount of dividend distributed by organization with respect to earnings of equity holders,
राइट। मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किस रिस्पेक्ट से, अर्निंग्स रिस्पेक्ट से। मतलब सपोज करो हमारे पास अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10 करोड़ है। अब इस 10 करोड़ में से हमारी कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 4 करोड़, राइट। तो बाकी जो बच गया वो बच गया रिटेन अर्निंग पर शेयर, यानी कि 6 CR, राइट। तो हमारी कंपनी ने 4 करोड़ जो अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितने में से किया है, 10 CR में से। सो 4 CR आउट ऑफ 10 CR। सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर हमने कहा दैट हाउ मच परसेंटेज वी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड इज बेसिकली 4 CR डिवाइड बाय 10 CR इंटू 100, और यू कैन से 40%। तो 40% का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारी कंपनी 100 रुपये की अर्निंग्स कर रही है तो उसमें से 40% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट। और बच्चों अगर मैं यहाँ पर इस 10 CR को नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देता हूँ, मान लो 1 करोड़ के नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, तो 10 रुपये का EPS हो जाएगा। और फिर से 10 करोड़ के 10 CR के नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं तो DPS कितना हो जाएगा, 4 रुपये का। तो रिटेन अर्निंग पर शेयर अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर तो मेरे पास रिटेन अर्निंग पर शेयर आ जाएगा बेसिकली हाउ मच अमाउंट, ₹6 पर शेयर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो वर्किंग आप यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो की टोटलिटी के अकॉर्डिंग कर रहे थे ना, वही वर्किंग आप यहाँ पर शेयर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मतलब DPS अपॉन EPS इंटू 100 मीन्स एक शेयर के अर्निंग की रिस्पेक्ट से कितना अमाउंट डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कहेंगे, 4 रुपये का अमाउंट 10 रुपये में से इंटू 100, तो ये भी कितना आ जाएगा, 40%। फिर से 40% हमें क्या शो करेगा, 40% शो करेगा दैट इफ अर्निंग्स ऑफ अ कंपनी और आ ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है, इज ₹100, देन dividend distributed by the organization is 40%। तो अगर हमारी कंपनी की अर्निंग 100 रुपये की है उसमें से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है 40 रुपये का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि डिविडेंड मैं आपको 3 तरह से सिखाऊंगा रेशो, ताकि आगे वाले समय में आप कभी कंफ्यूज ना हो। बट फिलहाल मैं अभी दो तरह के डिविडेंड को सिखाना अभी रोक रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ सिखा रहा हूँ, दैट इज रिटेंशन रेशो। आई रिपीट अगेन, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एक और रेशो, दैट इज रिटेंशन रेशो। अब रिटेंशन रेशो नाम से मालूम चल रहा है दैट अभी तो देखो डिविडेंड पे आउट रेशो क्या बता रही थी कि अर्निंग में से कितना परसेंटेज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। रिटेंशन रेशो क्या बताएगी, हाउ मच अमाउंट ऑफ अर्निंग्स वी रिटेन्ड या ऑर्गेनाइजेशन रिटेन्ड आउट ऑफ द अर्निंग्स। क्या कहा, रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय earning for equity holders, earning for shareholders into 100. Retained earning how much retained earning we have, how much retained earning we have, हमने कहा इसी एग्जांपल में we have 6 CR out of the total earning कितना 10 CR, so how much percentage, 60%, right। तो इस रिटेंशन रेशियो को हम 60% कर रहे हैं, तो इस 60% का मतलब क्या है, दैट हमारी कंपनी टोटल अमाउंट में से, मतलब टोटल प्रॉफिट में से 60% प्रॉफिट जो है अपने पास सेव करके रख रही है, राइट। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, दैट इज रिटेन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय EPS इंटू 100। सिंपल क्या किया है, पहले आप जो कर रहे थे यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था ये टोटलिटी के लिए लिखा था,
अब जो लिखा है वो पर शेयर के लिए लिखा है, राइट। सो 6/10 इंटू 100, तो यहाँ पर भी 60% ही आना है। तो अब ये जो 60% है, अब ये 60% बेसिकली आपको क्या शो कर रहा है, आपको ये शो कर रहा है दैट इफ अर्निंग्स of the organization is rupees 100, then retention is rupees 60। अगर हमारी कंपनी 100 रुपये कमाती है तो 60 रुपये अपने पास अपनी जेब में रखती है, राइट। तो अभी तक फिलहाल हमने 2 रेशो सीखे, नंबर 1 डिविडेंड पे आउट रेशो, नंबर 2 रिटेंशन रेशो, ठीक है। और मजे की बात यह है कि अगर आप कभी भी डिविडेंड पे आउट रेशो एंड रिटेंशन रेशो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आपको हमेशा 100 ही मिलेगा। और अगर आपको कभी भी इन दोनों में से कोई भी एक पता हो तो आप दूसरा नंबर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे? लाइक डिविडेंड पे आउट रेशो, फॉर्मूला क्या बताया था, DPS अपॉन EPS इंटू 100, और ये क्या फॉर्मूला बताया था आपको, रिटेन अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय EPS इंटू 100। कॉमन निकाल लीजिए, LCM ठीक है, और DPS प्लस रिटेन अर्निंग पर शेयर ये क्या बन जाएगा, और बच्चों ये सब मतलब 100 आ गया। सो व्हाट वी मीन दैट डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100। कोई भी अगर आपको एक पता होगा तो आप दूसरा नंबर इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट। देखो मालूम भी चल रहा है, हमने ना अर्निंग में से ही 2 चीज़ें निकाली हैं, हमने अर्निंग में से ही 2 चीज़ें निकाली हैं, एक निकाला है डिविडेंड और एक निकाला है बेसिकली रिटेंशन रेशो, रिटेन अर्निंग। तो इसमें से 2 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा अगर 100 है तो बाकी 2 हिस्से जो हैं बाकी टुकड़ों में होंगे, एक 40 है तो दूसरा 60 होगा, एक 50 है तो दूसरा 50 होगा, एक अगर 10 है तो दूसरा 90 होगा, 20 है तो 80 होगा, 70 है तो 30 होगा, एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज बेसिकली द थीम वी हैव कि रिटेन अर्निंग प्लस डिविडेंड पे आउट रेशियो विल ऑलवेज इक्वल टू 100। तो कोई एक पता हो तो दूसरा हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, इजी ना। जस्ट एक बार इसको रीड कर लीजिए और कुछ नहीं, सिंपल एक रीडिंग मार लीजिए, बस रीडिंग करना आपको फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। जो भी आपने कॉपी किया है उसको आप एक बार रीड कर लीजिए। तो बच्चों आपने रीड कर लिया होगा बेसिकली, है ना। तो आगे प्रोसीड करते हैं। देखो डिविडेंड के फॉर्मेट में मैंने आपको जो भी बताया वो ये बताया कि एक तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, राइट। 2 रेशियो और होती है डिविडेंड के रिस्पेक्ट से, वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि मिलती जुलती हैं, तो आपको यहीं कहीं पता हो तो ज़्यादा बेटर है, राइट। हालांकि ये जो अब 2 रेशियो में बताने जा रहा हूँ डिविडेंड की, वो जनरली हम लोग हमारे डिविडेंड चैप्टर में जनरली यूज हो नहीं रही है, बट बताने के लिए, सिंपल बताने के लिए। एक होता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड, राइट। अब जो ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है ना, दैट इज जैसे कि मान लो हमारी कंपनी ने कहा कि हमने जो है सपोज 500% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब ये 500% जो है 500% अर्निंग्स का नहीं है, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 रुपये की अर्निंग 500 रुपये का डिविडेंड, नो। ये जब हम डिविडेंड डिक्लेयर बोलते हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर करते हैं।
तो अगर किसी कंपनी की एक शेयर की फेस वैल्यू सपोज करो 10 रुपए की है और 500% डिविडेंड है, मान लो रिलायंस कंपनी कर रही है, रिलायंस कंपनी की एक फेस वैल्यू 10 रुपए की है, राइट। शेयर का मार्केट प्राइस 1200, 1500, 2000, 5000 कुछ भी है, बट मैंने कहा फेस वैल्यू 10 रुपए की है। सो 10 रुपए का 500%, तो 10 रुपए का 500% कितना हो गया? 50। तो 50 रुपए का डिविडेंड, राइट। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो वो जो रेशो होती है वो पे आउट रेशो नहीं होती, वो डिविडेंड डिक्लेयर रेशो होती है, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू। नंबर 1। नंबर 2, बल्कि मैं कहूंगा नंबर 2 हो गया ये। नंबर 3, एक होता है डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो, राइट। ये डिविडेंड यील्ड रेशो क्या होती है? डिविडेंड यील्ड रेशो होती है डिविडेंड पर शेयर विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस पर शेयर। मैं कहता हूं कि अगर हमारी किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड रेशो 5% है, 6% है, 7% है, राइट, तो यहां पर हम लोग इस डिविडेंड यील्ड रेशो को ये कहना चाहते हैं कि 5%, 6%, 7% विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस है, राइट। अगर मैं कहता हूं कि किसी कंपनी का सपोज डिविडेंड यील्ड रेशो 5% है, तो अगर मार्केट प्राइस पर शेयर सपोज 1000 का है, तो यहाँ पर 5% फेस वैल्यू का नहीं बल्कि मार्केट प्राइस का लेंगे और इस तरह से 50 रुपए का अमाउंट हमारी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, राइट। तो जब हम बोलते हैं यील्ड वर्ड, यील्ड, तो यील्ड का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट। तो डिविडेंड यील्ड रेशो अलग है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड अलग है। हम लोग जो अभी फिलहाल बातें कर रहे हैं हमारे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, दैट इज पे आउट रेशो। और ये जो पे आउट रेशो है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अर्निंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, अर्निंग्स के रिस्पेक्ट से जो डिक्लेयर किया जाता है दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशो। चलो हो गया। अब मुझे आपके साथ और बातें जो करनी है अब हमारे चैप्टर में करनी है। आपको याद होगा हमारे चैप्टर का नाम है क्योंकि मैं आपको कहीं और ले गया हूँ, हमारे चैप्टर का नाम है डिविडेंड डिसीजंस और पॉलिसीज। इसमें हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि डिविडेंड थ्योरीज के बारे में। थ्योरीज में हमने आपको कहा 2 तरह की थ्योरीज हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करने से मार्केट प्राइस पर इम्पैक्ट पड़ता है और दूसरी तरह की थॉट है डिविडेंड डिक्लेयर करने से मार्केट प्राइस पर फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आपके साथ सबसे पहले अप्रोच यानी कि वॉल्टर अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं और वॉल्टर अप्रोच का अभी तक हमने डब्ल्यू भी नहीं सीखा, मतलब अभी तक हमने जो डिस्कशन की है, जो बातें की हैं वो जनरल है। अभी तक वॉल्टर अप्रोच में हमने आपके साथ कोई भी बात नहीं की। सो नाउ लेट अस स्टार्ट वॉल्टर अप्रोच। राइट, सो वॉल्टर अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं और वॉल्टर अप्रोच में सबसे पहले हमें लिखनी है बेसिकली कोई भी थ्योरी हो, कोई भी हो, थ्योरी हमेशा हमेशा एजम्पशंस पर बेस्ड होती है। तो यहाँ पर हमारी वॉल्टर अप्रोच भी बेसिकली एजम्पशन पर बेस्ड है और ये एजम्पशन पर बेस्ड क्या है, लेट अस टॉक अबाउट। तो इसमें एजम्पशन क्या है, इसमें सुनिएगा। एजम्पशन इज, बेसिक एजम्पशन इज लीजिए, इस थ्योरी ने बाकी सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है और वो है इक्विटी। इक्विटी के अलावा डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर, थ्योरी कहती है नो, नहीं होता। तो हमें मानना पड़ेगा इसकी बात। और दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट of a company will remains constant for all future investments। इसका मीनिंग क्या है समझा देता हूं।
तो जो इसका मीनिंग है कि हमारी कंपनी आज जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न कर रही है, फ्यूचर में भी वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करती रहेगी। देयर विल नॉट बी एनी चेंज। आपको सर क्या मतलब हुआ? सर समझिएगा, बड़ा सिंपल है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में के पास 100 करोड़ रुपीज़ है। इस 100 करोड़ रुपीज़ को हमारी कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है, और आगे इन्वेस्ट करने के बाद सपोज करो उसने 20 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया। तो इसका मतलब है अगर मैं ROI निकालूं, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ जितना भी प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना कमाया? 20 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 करोड़ इनटू 100 कर दीजिएगा, तो ये आ गया 20%। राइट। अब इस 20 करोड़ का जो प्रॉफिट कमाया उसमें से हमारी कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, बाकी अपने पास रखेगी। जो कंपनी अपने पास पैसा रखेगी वो आगे फर्दर इन्वेस्ट करेगी, जो फर्दर इन्वेस्ट करेगी वहां से प्रॉफिट कमाएगी। तो वो जो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने से जो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, उसका रेट ऑफ रिटर्न, उसका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हमेशा हमेशा उतना ही होगा जितना कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का था। ये मैंने नहीं कहा, ये इस थ्योरी ने कहा, मैंने आपको सिर्फ आपको बताया। I repeat again, return on investment, ROI will remain constant for the company, for original investment, for the part investment, for the future, every time. That is the basically next assumption of this Walter approach. I think clear? ठीक है ना? अब इसके बाद हमारी ये जो वॉल्टर अप्रोच है वो क्या कहती है, सुनेगा, ध्यान से समझेगा। बहुत अच्छी बात बताती है, मतलब लॉजिकली अच्छा है। हमारा वॉल्टर कहता है कि देखो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को का प्रॉफिट हुआ लेट अस से 100 करोड़, 20 करोड़, कुछ भी ले लेते हैं, 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसमें से हमारी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना करें, यही तो सवाल है ना। सो हमारी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना करे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। एंड नो डाउट ये थ्योरी ये भी एज्यूम करती है दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दिस देयर इज अ मोनोपोली इन द मार्केट, मोनोपोलिस्ट एवरीथिंग इज देयर। मतलब शेयर होल्डर जो है वो मार्केट में, हर एक शेयर होल्डर जो है वो जानता है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, और हर शेयर होल्डर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक जैसी है। राइट। तो अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाने के लिए, हालांकि आप छोटी क्लासेस में जरूर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम सुनते आए होंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप इसके ऊपर समझ चुके होंगे, फिर भी सिंपल लैंग्वेज में वो ये कि आज आप हमारे साथ क्लास कर रहे हैं। राइट। अगर आप हमारे साथ क्लास नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? तो आप जो है लेट अस से टीवी देख रहे होते। राइट। अब टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा होता, राइट, वो आपने इग्नोर किया, वो छोड़ा, उसके बाद उसको छोड़कर आप हमारी क्लास कर रहे हैं। सो इस क्लास को करने की आपकी जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज योर एंटरटेनमेंट, राइट, योर सीरियल दैट यू आर मिसिंग। सो whatever you are not getting for getting anything is the opportunity cost, right? और बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा सर, अगर मान लो एक आप जॉब करते हैं, आप सपोज करो घर बैठे ही एक को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ट्यूशन पढ़ाते हुए लेट अस से कि आप एक अपने घर बैठे बैठे 20,000 रुपये पर मंथ कमा लेते हैं। राइट। फिर जॉब लगती है, अब जॉब लगती है 15,000 की। तो अब आप बताओ, आप जॉब करना पसंद करोगे या नहीं करोगे? आप कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसको करने के लिए आपको ये छोड़ना पड़ेगा, जो चीज छोड़नी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट। सो यहां पर हमारा वॉल्टर कहता है कि हमारी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो शेयर होल्डर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसा, उन शेयर होल्डर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है,
अपॉर्चुनिंग कॉस्ट का मतलब इससे ये है कि सपोज करो कि जो भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड हमारी कंपनी इन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अब ये जो शेयर होल्डर्स होंगे, ये शेयर होल्डर इस पैसे को आगे कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, राइट। अब जब ये पैसे आगे इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट पर इनको रिटर्न मिलेगी, और इनको जो रिटर्न मिलेगी, इनको जो यहाँ से रिटर्न मिलेगी, और वो रिटर्न सपोज करो है 25%। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया नंबर 1, तो नंबर 2 हमारा ये शेयर होल्डर दूसरी जगह पर इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, उस पैसे पर हमारा शेयर होल्डर जो है वो कितना रिटर्न अर्न कर रहा है, 25%, राइट। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर हमारी कंपनी इस प्रॉफिट को डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करे तो सारा का सारा रिटेन अर्निंग बन जाएगा, और जो रिटेन अर्निंग बन जाएगा, इस रिटेन अर्निंग को हमारी कंपनी खुद अपने आप से आगे इन्वेस्ट करेगी, और जब आगे इन्वेस्ट करेगी तो वहाँ से अर्निंग करेगी, दैट इज ROI बोलते हैं इसको, हम R बोलते हैं। अब वो जो R है ना, पहले आप ये देख लो कि वो R कितना है। लेट अस से वो जो R है वो 30% है, राइट। अब जो ये R रिटर्न आएगा 30% का, तो एक्चुअल में जब कंपनी खुद इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, 30% जब कमाएगी, तो ये 30% जो होगा वो किसका होगा, वो भी इन्हीं शेयर होल्डर का होगा, क्योंकि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये भी बेसिकली किससे बिलोंग करती है, शेयर होल्डर से। तो कंपनी अगर इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करके 30% कमा सकती है, और शेयर होल्डर अपने आप से खुद से इस पैसे को इन्वेस्ट करके 25% कमा सकता है, तो हमारे शेयर होल्डर के लिए बेटर क्या है, 30% अर्न करना या 25% कमाना? ऑब्वियसली 30% अर्न करना। तो यहाँ पर वॉल्टर कहता है क्योंकि हमारी कंपनी का जो रिटर्न है वो हमारे शेयर होल्डर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि अगर हमारी कंपनी ने सारा पैसा रिटेन रखा, अपने पास रखा, तो हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। जब डिविडेंड नहीं मिलेगा तो शेयर होल्डर जो है वो आगे इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो उसको ये जो 25% है वो रिसीव नहीं होगा। बट उस 25% रिसीव नहीं होगा, बट रिटेन अर्निंग होने के कारण से ये पैसा जो आगे इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इस पैसे पर हमारा शेयर होल्डर हमारी कंपनी से कितना अर्न कर लेगा, 30%। सो दैट विल बी बेनिफिशियल टू द शेयर होल्डर कि हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटेन रखे और हमारे शेयर होल्डर को कम से कम अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट। In simple language, it says that return earned by the company is called R, right? And return earned by the shareholder from the other source is called KE, cost of equity, or you can say opportunity cost of capital, right? And in simple language it says, वॉल्टर says कि अगर R जो है वो KE से ज़्यादा है, R 30% है और KE 25% है, राइट। तो ऐसे केस में हमारे शेयर होल्डर को कम से कम डिविडेंड देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड नहीं देना चाहिए, राइट। कंपनी शुड distribute minimum dividend and retain maximum profit to reinvest and earn higher return, राइट। बच्चों फिर से ये मैंने नहीं बोला, ये वॉल्टर ने बोला, मैंने आपको सिर्फ समझाया, सिर्फ बताया, राइट। इससे बेस्ड बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। हम आपको जो करवा रहे हैं उसी पर ही बेस्ड आपको जो बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म होंगे, राइट।
अच्छा, इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई आपको कि अगर हमारी कंपनी री इन्वेस्ट करे ज़्यादा, अगर री इन्वेस्टमेंट जो अर्न कर रहे, री इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा अर्न कर पाए और हमारा शेयर होल्डर आगे कम इन्वेस्ट कर पाए, तो हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग करे और कम से कम पैसा डिविडेंड के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करे। इज इट क्लियर टू यू? आई नीड यस और नो? ओके, गुड। सो अगर आपको ये बात समझ आती है तो आप वॉल्टर ने यहाँ तक, वॉल्टर इसी को ना थोड़ा सा और आगे बताया उसने कहा कि इस केस में जो ऑप्टिमम पे आउट रेशो है, जब हम बोलते हैं पे आउट रेशो, पे आउट का मतलब है डिविडेंड पे आउट रेशो, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो जो है, तो ये उसने कहा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो। पे आउट रेशो आप समझ रहे हो? डिविडेंड पे आउट रेशो समझ रहे हो या नहीं? डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब क्या है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू द अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। तो हमारा वॉल्टर कहता है कि इस केस में कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम। तो बता सकते हो बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम डिविडेंड कितना हो सकता है अर्निंग के रिस्पेक्ट से? अगर अर्निंग 10 करोड़ की है तो इसमें से मिनिमम टू मिनिमम कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम? कोई छोटे से छोटा अमाउंट बताओ, सबसे छोटा अमाउंट। 1 रुपीज बताया, 1 से भी छोटा 0 नहीं, सबसे छोटा तो 0 ही हो गया ना, 0 से छोटा तो नहीं होगा, माइनस में तो नहीं हो सकता डिविडेंड, राइट। तो हमारे वॉल्टर ने कहा कि हमारी कंपनी अगर री इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है शेयर होल्डर से, तो वहाँ पर डिविडेंड होना ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पर जो डिविडेंड पे आउट रेशो है दैट शुड बी 0%, राइट। और ऐसा करेगा, अगर हमारी कंपनी ऐसा फॉलो करेगी तो इन दिस केस market price of share will be highest। उसने सिर्फ ये बात बोली नहीं बल्कि उसको प्रूफ भी करके दिखाया कि अगर हमारी कंपनी मेरी बात को फॉलो करेगी, हर बंदा यही कहता है अगर आप मुझसे फॉलो करोगे तो देखना मार्केट प्राइस जो है वो हाईएस्ट होगा। और मार्केट प्राइस निकालेंगे कैसे? इसके लिए उसने मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने का फॉर्मूला भी दिया। क्या कहा उसने मार्केट प्राइस निकालने के लिए? उसने कहा इट विल बी DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R अपॉन KE एंड होल डिवाइड बाई KE। कहते हैं कि आप हमारे इस फॉर्मूले को यूज़ करना एंड यू विल फाइंड आउट ये जो मार्केट प्राइस पर शेयर आएगा कौन सी पे आउट रेशो में, 0% पे आउट रेशो में, दैट market price per share will be highest from any payout ratio that company will do other than 0% in this case। Are you getting this? After this फिर हमारे वॉल्टर ने यह भी कहा कि हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी कंपनी जो है री इन्वेस्ट कर रही है वो 30% कमा रही है। हो सकता है हमारी कंपनी री इन्वेस्ट करे और वो 20% कमाए और हमारा शेयर होल्डर आगे दूसरी जगह पे जो इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ से कितना अर्न कर रहा है? वहाँ से अर्न कर रहा है 25%, राइट। तो इस केस में हमारा शेयर होल्डर जो है दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करके ज़्यादा अर्निंग कमा सकता है बजाय इसके कि कंपनी खुद इन्वेस्ट करे और वहाँ से 20% कमाए। तो शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट क्या है कि शेयर होल्डर इंडिविजुअल पर्सनल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करे या कंपनी शेयर होल्डर के बेसिस पर इन्वेस्ट करे? व्हाट इज द बेनिफिशियल टू द शेयर होल्डर? बेनिफिशियल इज कि हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डिविडेंड का शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करे और ताकि शेयर होल्डर उस अमाउंट पर पर्सनल बेसिस पर उससे ज़्यादा रिटर्न अर्न कर पाए, राइट। तो ये बात भी हमारे वॉल्टर ने कही। क्या कहा? that if R is less than KE, जब हम R बोलते हैं तो यहाँ पर R कंपनी के रिटर्न से है,
कई बोलते हैं तो यहाँ पर मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से है, जो शेयर होल्डर किसी दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करके अर्न कर सकता है। तो मैंने कहा सपोज करो ये है R 20% और ये है 25%। सो वॉल्टर ने क्या कहा, वॉल्टर ने कहा दैट कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मैक्सिमम बोला, एंड रिटेन मिनिमम so that shareholders personal earnings will be highest. Are you getting this? Right. तो यहाँ पर जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना करना है, मैक्सिमम। फिर से मैंने कहा हमारी कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ और 10 करोड़ में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरा, है ना। 100 में से 10 करोड़ में से कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 10 करोड़। तो यहाँ पर यही बोला गया हमारे वॉल्टर के द्वारा कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो in this case will be 100%, और फिर से हमारे वॉल्टर ने यह भी कहा कि अगर आप मेरी बात मानोगे, in this case market price of share will be highest in this case। this case का मतलब क्या है कि अगर हम वॉल्टर की बात मानेंगे कि अगर R जो है वो K से छोटा है, तो अगर हम वॉल्टर की बात मानेंगे यानी कि सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो होगा वो हाईएस्ट होगा। और मार्केट प्राइस पर शेयर निकालेंगे कैसे, इट विल बी अगेन DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R अपॉन KE एंड होल डिवाइड बाई KE। वॉल्टर में मार्केट प्राइस निकालने का मेथड एक ही है, और वॉल्टर कहता है कि आप मेरी बात मत मानो, कोई बात नहीं, मेरी बात ना मानने पर अगर आप हमारी मतलब वॉल्टर की ऑप्टिमम पे आउट रेशो के अलावा कोई भी पे आउट रेशो अगर आप यूज करते हैं 100% के अलावा 60%, 40%, 80%, 10%, कोई भी पे आउट रेशो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस निकालते हैं, तो यू विल फाइंड आउट कि वो मार्केट प्राइस इस वाले मार्केट प्राइस से जो वॉल्टर ने सजेस्ट किया है रेशो, उससे हमेशा हमेशा कम रहेगा। और क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट टारगेट है कि वेल्थ ऑफ द मैक्सिमम शेयर होल्डर शुड बी मैक्सिमम, तो इसलिए वॉल्टर कहता है कि आपको मेरी बात माननी ही चाहिए, राइट। और फिर एक तीसरी बात क्या, इफ R इज इक्वल टू KE, मतलब हमारा शेयर होल्डर और हमारी कंपनी दोनों की दोनों सेम रिटर्न अर्न कर रही है। हमारा शेयर होल्डर अगर आगे पैसा इन्वेस्ट करेगा पर्सनल बेसिस पर, तो पर्सनल बेसिस पर भी वो कितना अर्न कर पाएगा, 20%, और कंपनी अगर री इन्वेस्ट करेगी इस पैसे को तो भी कितना कर पाएगी, 20%। दोनों सेम रेट रिटर्न अर्न कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमारा वॉल्टर कहता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आप कोई भी डिविडेंड पे आउट रेशो रखो, आपका जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा हमेशा सेम रहेगा,
और यहाँ पर हर एक पे आउट रेशो, एवरी पे आउट रेशो विल बी ऑप्टिमम, बिकॉज यहाँ पर शेयर होल्डर खुद से जितना अर्न कर रहा है, जितना कंपनी अर्न कर रही है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब अगर हमारी कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ हुआ है, इसमें से अगर 2 करोड़ शेयर होल्डर को डिविडेंड दे भी गया तो डिविडेंड आगे इन्वेस्ट हो जाएगा, आगे से अर्न होगा 20%, और जो ये 8 करोड़ रिटेन अर्निंग बच गया, इसको हम आगे हमारी कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो ये भी कमाएगी 20%, वो 20% भी शेयर होल्डर का है, ये 20% भी शेयर होल्डर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। कंपनी कैन distribute any amount of dividend to shareholders, right? Because shareholders apportioning cost of capital and ROI of company is same। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हमारे वॉल्टर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम पे आउट रेशो बताओ, तो क्या बताएंगे बच्चों? एनी, कोई भी पे आउट रेशो 10, 20, 40, 50, एवरी पे आउट रेशो इज द मैक्सिमम। एंड इन दिस केस एवरी पे आउट रेशो, जब बोलते हैं पे आउट रेशो, पे आउट का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशो से ही होता है, ठीक है? एवरी पे आउट रेशो will give same market price। तो यहां पर अगर कोई भी पे आउट रेशो निकाल लो, आपका जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो सेम रहेगा। मार्केट प्राइस के लिए वही फॉर्मूला है, डीपीएस प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस इनटू आर डिवाइड बाय के ई, और यू कैन से सिंपल सेम। तो वॉल्टर ने जो मार्केट प्राइस के लिए फॉर्मूला दिया है वो बिल्कुल सेम दिया है। अब इन्हीं सभी बातों को हम लोग आपके साथ न्यूमेरिकल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, राइट? तो कैसे कैसे घुमा फिरा कर, उल्टा पुल्टा करके, दाएं बाएं से, लेफ्ट राइट से, किसी भी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन पूछता है, तो वो सब कुछ हम आपके साथ न्यूमेरिकल से इसी कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करेंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना, राइट? तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार फिर से मेरे कहने पर रीड कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग आगे की क्लास में प्रोसीड करते हैं।